6 famous people who lost their life for telling the truth। 6 मशहूर अफराद जिन्हें सच बोलने पर जान से हाथ धोना पड़ा। नंबर 6, शीरी अबू अखला, उम्र 51 साल, मुल्क अमेरिका। दोस्तों आज हम आपको 21वीं सदी के 7 ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सच बोलने पर और हकीकत को मंजरियाम पर लाने पर मार दिया गया। हमारी इस लिस्ट पर 7वें नंबर पर एक अमेरिकी जर्नलिस्ट शीरी अबू अखला आती हैं जो अमेरिका की शहरी थी मगर इनकी पैदाइश फलस्तीन में हुई। बेशक के शीरी एक क्रिश्चियन खानदान से ताल्लुक रखती थी मगर इनका बचपन फलस्तीन में गुजरा और इन्होंने फलस्तीनियों के साथ होने वाले मुजालिम को करीब से देखा था। इन्होंने उर्दन की एक यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की मगर इसमें अपना कैरियर बनाने की बजाय ये जर्नलिस्ट बन गई ताकि फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद कर सके। अल जजीरा चैनल को 1997 में इन्होंने ज्वाइन किया और इस वक्त तक ये अपनी वालिदा के खानदान के साथ अमेरिकी शहरियत भी हासिल कर चुकी थी। जब जब इसराइल ने फलस्तीन पर बमबारी की और लोगों को शहीद किया, शीरी ने इन जंगज़दा खतरनाक इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग की और अपनी जान की परवाह न करते हुए फलस्तीनियों के साथ होने वाली ज्यादती सारी दुनिया के सामने लेकर आई। शीरी इस वजह से सबसे ज्यादा मशहूर थी कि वो इसराइली फोर्सेस की तरफ से शहीद किए जाने वाले लोगों के घर जाकर इनके घर वालों का इंटरव्यू करती थी। इन्होंने बहुत दफा सारी दुनिया के सामने ये साबित भी किया कि जिस आदमी को इसराइली फौज ने दहशतगर्द कह के मारा है वो दरअसल एक आम शहरी है। और इसी तरह से मुसलमानों का मारा जाना दरअसल मुसलमानों की यहाँ से नस्ल कशी है। 11 मई 2022 को इसराइली फौज ने फलस्तीनी महाजरों के एक कैंप पर हमला किया जहाँ शीरी और कुछ दूसरे बड़े जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। इस हमले में तमाम इंटरनेशनल कवानीन और ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस करते हुए इन सहाफियों को निशाना बनाया गया और इन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। शीरी अबू अखला को सर के पिछले हिस्से में गोली लगी और वो मौके पे ही शहीद हो गई। इनकी शहादत के बाद भी फायरिंग का ये सिलसिला चलता रहा और दूसरे 2 जर्नलिस्ट को भी जख्मी कर दिया गया। इनकी शहादत के बाद फलस्तीन में मौजूद इनके आबाई घर पर इसराइली फौज ने रेड भी की और वहां से फलस्तीन के झंडे उठाकर ये इल्जाम लगाया कि शीरी फलस्तीनियों को भड़काकर इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। जुल्म यहाँ खत्म नहीं हुआ। अगले दिन रमल्ला में शीरी अबू अखला के जनाजे पर भी इसराइली फोर्सेस ने धावा बोला और जनाजे में शरीक लोगों को भी जदोकोब किया। शीरी जाते जाते अपना काम पूरा कर गई। वो नौजवान अरब दुनिया की एक सुपर हीरो है जिनके नक्शे कदम पर चलते हुए आज बहुत सी अरब लड़कियां जर्नलिस्ट बन रही हैं। इकराम टूजी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नंबर 5, सिद्धू मूसेवाला, उम्र 28 साल, मुल्क इंडिया। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला आज की दुनिया का वो बाकमाल नौजवान था जिसने सच की खातिर स्टैंड लिया और अपने मकसद से पीछे न हटा और आखिरकार एक 2 टके के गैंगस्टर से दुश्मनी का बहाना बनाकर इसे गोली मार दी गई। शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला भारतीय पंजाब के एक छोटे से गाँव मूसा का रहने वाला था। जहाँ सारे बड़े फनकार पैसा कमाकर दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं सिद्धू ने अरबों रुपया कमाया और रहना अपने पिंड में ही पसंद किया। पिछले कुछ सालों में सिद्धू इतनी तेजी से ऊपर आया कि अब ये एक सिंगर नहीं रहा बल्कि एक कल्ट बन चुका था। क्योंकि ये बंदा दिल का साफ था, इसी वजह से दुनिया खासकर नौजवान नस्ल इसकी हर बात को सुनती भी थी और मानती भी थी। सिद्धू ने सियासत में भी एंट्री मार ली थी। अब ये खुलकर ये बात भी दुनिया के सामने कहने लग गया था कि खालिस्तान का मतलब है खास लोगों की यानी कि प्योर लोगों के रहने की जगह और आप लोग इन्हें दहशतगर्द क्यों कहते हैं। इसके बाद जिस तरह से प्लानिंग के साथ भारतीय सरकार ने इसकी सिक्योरिटी वापस ली और किस तरह इसे खुला मौत के मुंह में झोंक दिया वो सारी दुनिया के सामने है। सबसे अफसोस की बात यह है कि सिद्धू अपने माँ बाप की अकलौती औलाद था। सिद्धू के जाने के बाद भी सिद्धू की जंग खत्म नहीं हुई बल्कि और ज्यादा तेज हो गई है। इसका पहला सबूत सिद्धू के जाने के बाद इसके YouTube चैनल पर रिलीज होने वाला गाना SYL है जिसमें सिद्धू ने सतलुज यमुना लिंक कैनाल के खिलाफ बात की है जिसके जरिए भारतीय सरकार ने पानी की तकसीम में नाइंसाफी की है। सिद्धू के जाने के बाद भी भारतीय सरकार इस कदर इससे खौफजदा है कि इन्होंने YouTube को कहकर ये गाना भारत में बैन करा दिया है। दोस्तों अगर आप सिद्धू की जिंदगी के बारे में एक मुकम्मल फैक्ट से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आज के वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। नंबर 4, डेफ्नी कोरियाना गलीजिया, उम्र 53 साल, मुल्क माल्टा। दोस्तों हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर यूरोप के एक छोटे से मुल्क माल्टा से ताल्लुक रखने वाली एक और जर्नलिस्ट खातून डेफ्नी आती हैं जिन्होंने अपने मुल्क के सियासतदानों की ऑनलाइन गैम्बलिंग इंडस्ट्री और कुछ दूसरे खतरनाक लोगों के बारे में रिसर्च करना जब शुरू किया और रिपोर्टिंग करना शुरू किया तो इन्हें ये बहुत ही महंगा पड़ा। और इनकी डिटेल में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर और घंटी के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों डेफ्नी सिर्फ 18 साल की थी तो गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहरा करने पर इन्हें पहली दफा गिरफ्तार किया गया था। जिस
जिस पुलिस वाले ने इन्हें गिरफ्तार किया इसका नाम था एंजेलो फोरेगिया और इसने 18 साल डेफनी और इनके साथियों पर बहुत ही तशद्दुद भी किया। आगे चलकर ये करप्ट आदमी अपने आकाओं की ताकत के बल पर माल्टा की पार्लियामेंट का स्पीकर बन गया। डेफनी को इस बात से बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई कि एक इतना करप्ट आदमी इतने अहम ओहदे पर कैसे पहुंच गया। डेफनी ने जर्नलिस्ट बनकर करप्शन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। साल 1987 में द संडे टाइम्स ऑफ माल्टा वो पहला अखबार था जिसे इन्होंने ज्वाइन किया। इसके बाद वो बहुत से बड़े अखबारों और न्यूज चैनल्स के साथ काम भी करती रही। मार्च 2008 में इन्होंने एक ऑनलाइन ब्लॉग रनिंग कमेंट्री के नाम से शुरू कर दिया। डेफनी इस ऑनलाइन ब्लॉग पर वो सारी रिपोर्ट्स पब्लिश कर देती थी जो कि वो बहुत मेहनत से रिसर्च करके बनाती थी और गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से अखबार और न्यूज चैनल्स इन्हें नहीं छाप सकते थे। इनका ये ऑनलाइन ब्लॉग लाखों की तादाद में व्यूज लेने लगा और मुल्क के बड़े बड़े नाम यहाँ पर एक्सपोज होना शुरू हो गए। साथ ही साथ इन्हें धमकियां भी मिलना शुरू हो गई। कभी फोन पर कत्ल करने की धमकी दी जाती तो कभी इनके पालतू कुत्ते को मार के घर के बाहर फेंक दिया गया। 2016 में डेफनी ने अपने ब्लॉग पर ये रिवील किया कि इनके अपने बहुत से वुज़रा और हत्ता के प्राइम मिनिस्टर जोसेफ मैस्कट की भी पनामा और न्यूजीलैंड में कंपनियां मौजूद हैं जहां पे इन्होंने पैसा छुपाया हुआ है। इस ब्लॉग के कुछ ही दिनों बाद पनामा पेपर्स भी लीक हो गई और सारी दुनिया के सामने इनकी कही हुई बात सच साबित होगी। मगरबी मीडिया ने इन्हें वन वुमेन विकीलीक्स का नाम भी दिया। मगर इतने बड़े बड़े लोगों की नाक में दम करने के बाद अब ये काफी खतरनाक जोन में आ चुकी थी। 16 अक्टूबर 2017 के दिन डेफनी अपने किसी काम के लिए अपनी कार में अपने घर से निकली और कुछ आगे जाकर इनकी कार में नस बम फट गया जिससे इनकी मौके पर ही मौत हो गई। डेफनी को साल 2010 से मुकम्मल पुलिस प्रोटेक्शन भी हासिल था मगर इनकी मौत से चंद दिन पहले ही गवर्नमेंट ने इनको दी हुई ये सिक्योरिटी वापस ले ली थी जैसे सिद्धू मूसेवाले से ली गई थी। नंबर 3 सद्दाम हुसैन, उम्र 71 साल, मुल्क इराक। दोस्तों हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर इस्लामी दुनिया के बेबाक लीडर सद्दाम हुसैन आते हैं जिन्हें अमेरिका को आंखें दिखाना और अपने मुल्क के लिए एटमी प्रोग्राम शुरू करना काफी महंगा पड़ा। अमेरिका ने इनके मुल्क पर यह कहकर हमला किया था कि इनके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका ये बात जानता था कि इराक एटमी ताकत बनने का फैसला कर चुका है मगर अभी बना नहीं है क्योंकि एक पहले ही इस्लामी मुल्क यानी कि पाकिस्तान एटमी ताकत बन चुका था जो कि इस्लाम दुश्मन ताकतों की रातों की नींद हराम करने के लिए काफी था। इसी वजह से इन्होंने जानते हुए भी कि इराक अभी एटमी ताकत नहीं बना इस पर हमला कर डाला। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके एक कठपुतली अदालत के सामने पेश किया गया जो कि पहले ही अमेरिका के इशारों पर नाच रही थी। सद्दाम हुसैन को 2003 में गिरफ्तार किया गया और इन पर जो केस चलाया गया वो साल 1982 का एक पुराना मुर्दा केस था जिस पर इन पर यह इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने अपने दौर में ताकत का इस्तेमाल करते हुए शिया कम्युनिटी के 148 अफराद को कत्ल करा दिया था। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई और मगरबी ताकतों ने अपने बनाए हुए तमाम ह्यूमन राइट्स के तमाम असूलों को लात मारते हुए सद्दाम हुसैन की ये फांसी इराकी नेशनल टेलीविजन पर लाइव दिखाई ताकि मुसलमान दुनिया के तमाम लीडरान देख लें कि अमेरिका से पंगा लेने वाले का क्या हशर होता है। मगर दोस्तों सद्दाम वो मर्द मुजाहिद था जो कि ना तो कमर दर्द का बहाना बनाकर दुबई भागा और ना ही इसके प्लेटलेट्स गिरे। जिस वक्त सद्दाम हुसैन को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई इस वक्त इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जिसका मतलब था कि तुम लोग मेरे आगे हार गए हो, मेरी आखिरी मंजिल शहादत थी और मैं वहां पे पहुंच गया हूँ। नंबर 2 शिफा जिक्री इब्राहिम, उम्र 31 साल, मुल्क इराक। दोस्तों हमारी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर एक ईरानी लड़की आती है जिसकी बहादुरी इसकी मौत की वजह बन गई। शिफा जिक्री एक ईरानी जर्नलिस्ट थी जो कि अपने मासूमाना चेहरे और अपनी बहादुरी की वजह से काफी मशहूर थी क्योंकि ये जमीनी हकाइक की हकीकत सामने लाने के लिए मैदान जंग में उतरने से भी नहीं घबराती थी। इनकी पैदाइश ईरान की थी मगर इन्होंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इराक में गुजारा। इराक में ही मौजूद सलाहुद्दीन यूनिवर्सिटी से इन्होंने जर्नलिज्म के मज़ामीन में डिग्री हासिल की और एक न्यूज चैनल के लिए रिपोर्टिंग करने से अपने कैरियर का आगाज किया। क्योंकि शिफा को कुर्द जुबान भी आती थी इसी वजह से इन्होंने इराकी कुर्द रिपोर्टर के तौर पर ज्यादा काम किया और न्यूज चैनल पर हमेशा ही मैदान जंग में पाई जाती थी। जब दाइश वालों ने इराक पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना शुरू की तो इस वक्त ज्यादातर दुनिया का मीडिया वहाँ से भाग निकला। शिफा और इनकी टीम ने वहीं पर मैदान जंग में रुककर रिपोर्टिंग की कोशिश की और ये वो लोग थे जिन्होंने दाइश के लोगों को करीब से देखा और बाकी दुनिया को ये बताया कि इन लोगों का इस्लाम से कोई लेना देना है ही नहीं, ये बस इराक का तेल निकाल कर ब्लैक मार्केट में बेचने आए हैं। ये हकीकत सामने लाने के बाद शिफा दाइश वालों के निशाने पर आ गई थी और अब इन्होंने भी इराक से निकलने का प्रोग्राम बना लिया था। इराकी शहर मोसुल से गुजरते हुए इनके काफिले पर फायरिंग शुरू होगी जिससे बौखलाकर इनकी गाड़ी सड़क किनारे लगे बम की जद में आ गई। शिफा और एक और जर्नलिस्ट की मौके पे ही मौत
हो गई और इनके टीम के 8 अफराद जख्मी भी हुए। शिफा खुद तो छोटी सी उम्र में ही इस दुनिया से रुखसत हो गई, मगर दुनिया को ये बता गई कि इस्लाम के नाम पर लड़ने वाली इस खूनी फौज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और ये सिर्फ इराक के कुदरती वसाइल लूटने के लिए आई है। नंबर 1, टूपाक, उम्र 25 साल, मुल्क अमेरिका। दोस्तों, तारीख में सच पर से पर्दा उठाने की वजह से बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इनमें से कुछ लोगों को तो दुनिया ने अपनी आंखों पे बिठाया, जबकि बहुत से महान लोगों को भुला भी दिया। मगर जदीद दुनिया में, खासकर खुद प्रधान अमेरिका में, मरने के बाद जो मुकाम सियाफाम आर्टिस्ट टूपाक को मिला, इसकी मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, टूपाक पैदा एक क्रिश्चियन घराने में हुआ था और इसका मुकम्मल नाम लेस्बियन पैरिश क्रुक्स था, मगर बाद में इसने मुसलमान होकर अपना नाम टूपाक एम्ब्रोस शकूर रख लिया था। इस बंदे के टैलेंट का ये आलम था कि सिर्फ 25 साल की उम्र में मारा भी गया और आज भी दुनिया भर के रैपर्स और दूसरे आर्टिस्ट इसे अपना गुरु मानते हैं। टूपाक ने साल 1989 में अपना कैरियर MC न्यूयॉर्क के नाम से शुरू किया था और अपने जबरदस्त शेर और शायरी की वजह से बहुत जल्द ही लोगों के दिलों में घर कर गया। ये वो वक्त था जब अमेरिका में कालों के हकूक की बात चल निकली थी, मगर ज्यादातर गोरे अफराद इन्हें अपना गुलाम ही मानते थे। टूपाक ने जब मशहूर होकर हॉलीवुड में कदम रखा तो इस पर यह हकीकत खुली कि पूरे हॉलीवुड पर इल्यूमिनाती नामी खुफिया तंजीम हुकूमत कर रही है और ये एक शैतानी तंजीम है। ये लोग सिर्फ अपने मानने वालों को ही आगे लेकर आते हैं और इनसे तरह तरह के फायदे उठाते हैं। ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि अमेरिकी गवर्नमेंट इनके घर की एक नौकर से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। टूपाक ने इनके खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू किया। दूसरी तरफ इस पर तरह तरह के केसेस खुलना भी शुरू हो गए। इस पर बहुत सी बार हमला भी हुआ, मगर ये बच गया। आखिरकार 7 सितंबर 1986 को टूपाक जब माइक टायसन का एक बॉक्सिंग मैच देखकर वापस आ रहा था तो इसकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिद्धू मूसेवाले के साथ हुआ था और आखिरकार अस्पताल पहुंचने के बाद कुछ ही देर में इसकी मौत भी हो गई। अमेरिकी मीडिया आज भी यही कहता है कि ये एक गैंग रिलेटेड वाकया था और सियाफाम अफराद भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस बंदे को किस वजह से मारा गया। यही वजह है कि टूपैक को ये लोग आज भी पूछते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ अफराद जिन्हें सच बोलने पर अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा।